हेलो दोस्तों, ठीक ठाक होंगे आप लोग। तो हम लोग धातु और अधातु जो चैप्टर था उसको हमने ख़त्म कर चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक को कवर किया था। आप लोग को अगर जो भी नहीं देखे होंगे आप लोग तो जाके देख लीजिएगा। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हम डाल देंगे। ठीक है, तो अब बारी है कि इसके जितने भी प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने का। तो इसमें जितने सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जितने हर एक पेज में जो जो जितने सारे प्रश्न थे, सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे अभी। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक तो ये देख लीजिए या पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको कभी परेशानी नहीं हो और दिक्कत नहीं होगा। शायद आप इसको देख लीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं तो भी आपको परेशानी नहीं होगा, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो जो पेज नंबर 45 में देखे थे उसमें एक सवाल था कि क्या है कि ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। अब देखिए कौन सा धातु होता है कमरे के ताप पे द्रव होता है, तो वो होता है मरकरी। अगला सवाल है, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। धातु तो कठोर होते हैं, उनको काटना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे धातु होते हैं जिसको बहुत ही आसानी से काटा जा सकता है, मतलब बहुत ही मुलायम और नर्म होते हैं। वैसी धातुओं का नाम है सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। ये तीन धातु है जिसको चाकू से आराम से काटा जा सकता है, आसानी से, इसीलिए इसको याद रखिएगा। उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, ऐसी धातु का नाम बताना है जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है, तो उसमें है सिल्वर और कॉपर है। उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है। उष्मा की कुचालक होती है, मतलब उष्मा को प्रवाहित नहीं होने देती है, उसको बाधित करती है। ठीक है, तो ऐसी धातु है लेड और मरकरी। ये लेड और मरकरी से उष्मा बहुत अच्छे से प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या है आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इन गुणधर्म को आघातवर्ध कहते हैं। देखिए, धातु को हम लोग पीट कर पतला चादर बनाते हैं, उस जो गुण है उसको उसको क्या बोलते हैं, आघातवर्ध बोलते हैं। कुछ धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। अब कुछ कुछ धातु होता है जिसको हम लोग पतला तार के रूप में खींचते हैं तो वो तार बनता है, उसी को बोलते हैं तन्यता। आगे के देखते हैं, पेज नंबर 51, 51। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है, सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। देखिए, सोडियम को किरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो हमने पढ़ा था कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। जैसे ही ये बाहर इसको रखेंगे, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा और अभिक्रिया करके ये जलने लगता है। तो इसी को लिखे हैं, देखिए, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये वायु के साथ अभिक्रिया कर आसानी से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए और सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। देखिए, वायु के संपर्क में जैसे ही आएगा और ये जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको सोडियम ये में डुबो के रखा जाता है, किरोसिन में। इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, पहला जो अभिक्रिया है भाप के साथ आयरन। जैसे कि आयरन को, मान लीजिए आयरन रखा हुआ है, उसको भाप के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। जैसे कि देखिए Fe+4H2O, तो क्या बना रहा है Fe3O+4H2, ये बना रहा है। तो H2 जो है वो गैस बन के उड़ जाएगा। हमें क्या प्राप्त होगा, Fe3O4 प्राप्त होगा। अगला है जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। जल के साथ कैल्शियम और पोटेशियम का अभिक्रिया कराएं। देखिए, सी ए को किसके साथ अभिक्रिया कराएं, H2O। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, CaOH2, CaOH का होल ट्वाइस, और ये H2 बन के उड़ जा रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम भाप के साथ तथा जल के साथ किसी भी धातु का, मतलब धातु का अभिक्रिया कराने पे क्या बन रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और वो गैस के रूप में बाहर उड़ जा रहा है। तो इससे ये पता चला। आगे का सवाल देखते हैं कि अभिक्रियाशील धातु का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। देखिए, जब भी क्या किया जाता है कि अभिक्रियाशील जो धातु होते हैं उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है तो कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस विसर्जित होती है। अब इसके अभिक्रिया को लिखना है। जैसे कि Fe है प्लस H2SO4, तो क्या बना रहा है FeSO4 प्लस H2, तो H2 जो है बाहर निकल जा रहा है गैस के रूप में। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं, जिंक को आयरन 2 सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। जिंक को
हम आयरन सल्फेट का विलयन में डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा ये पूछ रहा है कि इसका रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तो जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में आयरन को विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित कर दिया जाता है और क्या बनता है, जिंक उसके साथ ये बना लेता है। तो यहाँ देखिए Zn प्लस FeSO4, ये आयरन सल्फेट है, जिंक है, तो ZnSO4 बना गया, आयरन को विस्थापित कर दिया, Fe बाहर रह गया। अगला पेज नंबर में देखते हैं, पेज नंबर 54 में। तो इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें सवाल है कि आयनिक, देखिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक बहुत ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा हम गर्मी देंगे तभी वो गलेगा। इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ देखिए आयनिक यौगिकों में परस्पर आयनिक आकर्षण बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, अतः इनका गलनांक उच्च होता है। आप मतलब आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, सवाल पूछेगा, तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा। अब इसमें समझिए कि क्या होता है, जितने भी आयनिक होते हैं, ठीक है, आयनिक यौगिक, तो आयन्स के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में बंधक बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है, दोनों के बीच में बहुत ही मजबूत बंध होते हैं और उनको तोड़ने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ता है, इसीलिए इनका जो गलनांक होता है ऊपर चला जाता है। अब देखिए ये सब पद का परिभाषा लिखना है, निम्न पदों का परिभाषा लिखिए। जैसे खनिज किसको बोलते हैं, तो देखिए खनिज का परिभाषा है, खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनमें धातुएं अपने यौगिक के रूप में पाई जाती है। खनिज में क्या होता है, जो भी धातु रहता है वो यौगिक के रूप में पाया जाता है। अगला जो है वो क्या है, अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क देखिए ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल व उपयुक्त होता है, अयस्क कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिसमें धातुओं का निष्कर्षण अत्यधिक सरल और उपयुक्त होता है, ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण हम करते हैं तो अयस्क से बहुत ही सरल होता है, ठीक है, बहुत ही उपयुक्त होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। अगला जो है गैंग, ठीक है, खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें उपस्थित अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जो भी खनिज हम प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक है,